दोस्तों जब भी हम कोई मोटर, कोई ट्रांसफार्मर या फिर कोई इंडक्टर, कॉइल हो गया, तो जब हम इन सब का कोई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, जब हम मोटर और ट्रांसफार्मर का जब हम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो वहाँ पर हम डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर आप मल्टीमीटर से मेजर करो तो मल्टीमीटर के अंदर भी बैटरी होता है और बैटरी से हमें डीसी ही मिलता है, ठीक है। तो हम डीसी को प्रेफर क्यों करते हैं? अगर हम एसी का इस्तेमाल करेंगे रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा? अगर हम एसी का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर क्या वैल्यू ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है एसी में जिसके बदले हम सिर्फ और सिर्फ डीसी का इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए? तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो और इसी तरह का नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको नया नया टॉपिक मिलने वाला है जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगा। तो अगर हम किसी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, ठीक है, अगर हम किसी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना होता है R = V/I। R = V/I। अगर दोस्तों ये फार्मूला आपको याद नहीं रहता है तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आप ये ट्रायंगुलर मेथड यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको रखना होगा V, ये हो गया आपका I, ये हो गया आपका R। अगर आप वोल्टेज निकालना चाहते हो तो V = हो गया I × R। अगर आप I निकालना चाहते हो तो ये आपका हो जाएगा V/R। अगर आप R निकालना चाहते हो तो ये आपका हो जाएगा V/I। तो दोस्तों ये एक शॉर्टकट है, इसे आप याद रख लीजिए, ये सब अपने आप हो जाएगा। अगर हम किसी कॉइल का, किसी ट्रांसफार्मर का, किसी मोटर का अगर हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें उस कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए और उस कॉइल में जो फ्लो है करंट वो चाहिए, तभी जाके हम वहाँ पर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो मल्टीमीटर है, ठीक है, जो मल्टीमीटर से हम किसी का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो वहाँ पर जो मल्टीमीटर है वो भी इसी फार्मूला का ही इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीसी केस में। तो डीसी केस में हम रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से निकालते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एसी केस की, ठीक है, अगर हम एसी की बात करें तो वहाँ पर हम एसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं बोलते, वहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं? इम्पेडेंस, जिसे हम लिखते हैं जेड। उसे क्या बोलते हैं हम? इम्पेडेंस, जिसे हम लिखते हैं जेड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका? VAC / IAC, ठीक है। तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या होगा? VAC / IAC। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, और इम्पेडेंस कहाँ से आता है? इम्पेडेंस = आपका होता है R² + X² का √, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पेडेंस है, यहाँ पर क्या क्या होता है? रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस, ठीक है, ये दोनों मिलकर आपका इम्पेडेंस निकलता है, ठीक है। तो ऐसे सर्किट में जो आपका रेजिस्टेंस होता है जिसे हम बोलते हैं इम्पेडेंस, तो वो किसका मिलावट है? रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का, दोनों का वो मिलावट है, ओके। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है एसी में जिसके बदले हम डीसी को ही प्रिफर करते हैं। तो मोटर, ट्रांसफार्मर, इनके अंदर क्या होता है? इंडक्टर, कॉइल होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक इंडक्टर ले रहा हूँ और मैं इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डीसी का सप्लाई देता हूँ तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ करंट फ्लो होगा, तो उसको हम लेकर के रेजिस्टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं अगर हम बात करें डीसी केस की। लेकिन अगर हम बात करें एसी केस की तो वहीं पर आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर और एक बात आता है, वो क्या है? देखिए, जब हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है, इस इंडक्टर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हर किसी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही इस इंडक्टर का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिससे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? R, ओके, जो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। उसके साथ साथ इस इंडक्टर का एक इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होता है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होता है जिससे हम क्या लिखते हैं? XL, ठीक है, जिसे हम क्या लिखते हैं? XL। इंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने लिखा R और इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस मैंने इसको लिखा क्या? XL। तो इसके जो नेट, जो कि करंट अपोज करने का जो पावर है वो क्या होगा यहाँ पर? R + XL, जिसे हम बोलते हैं इम्पेडेंस, और इसे आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका? R + XL। हम एसी को अप्लाई करके एक इंडक्टर का अगर हम
वहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको आर तो मिलेगा, आर के साथ साथ आपको एक्सएल भी ऐड होके आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम है और ये आपका आता है अगर 3 ओम, अगर एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर 3 ओम आता है तो यहाँ पर आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 5 ओम। 2 + 3 यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम। अगर हम डीसी में मेजर करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हमें 2 ओम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 3 ओम ज़्यादा मिल रहा है। और ये जो एक्सएल है ये भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी होता है। ठीक है, तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या है आपका 2πfl, यानी कि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज होता है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वेरी करता है तो जो एक्सएल है ये भी यहाँ पर वेरी करेगा, क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी यहाँ पर चेंज होगा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम बात करें डीसी की, तो यहाँ पर अगर हम डीसी का सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस ही मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें डीसी की इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0, क्योंकि डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0। तो अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को 0 पुट करते हैं तो ये होल टोटल क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर एक्सएल इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो एक्सएल है ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो R + 0 इज इक्वल आपको यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस ही मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई इंडक्टिव लोड का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डीसी को ही प्रेफर करते हैं। अगर हम एसी को लेंगे तो वहाँ पर यही कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सटीक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ था इसका रीजन। और दोस्तों अगर आपका मन में कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी रिलेटेड हो, वो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिर फिजिक्स हो, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, किसी भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो डाउट आपको वीडियो बनाकर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।